तो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लें जीनोम क्या होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सपोज़ ये आपका सेल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं सब जानते हो बच्चों, 23 पेयर्स, out of which 23 pairs, right, out of which 22 pairs of autosomes and one pair either XX or XY in male and XX in females। ठीक है, इनको बोलते हैं एलोसोम। सो 22 पेयर्स प्लस दिस सेक्स क्रोमोसोम बन गए 23 पेयर्स, राइट। तो जीनोम क्या है? जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 23 क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज जीनोम। क्योंकि बाकी तो सारे क्रोमोसोम सेम हैं। नाउ हेयर इज वन ट्विस्ट कि फीमेल्स में तो 23 पेयर सारे सेम है, बट इन केस ऑफ मेल्स वन क्रोमोसोम इज डिफरेंट। 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई होगा। इसमें जो ये जीनोम होगा वो 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे, राइट। फीमेल्स में सेम ही होंगे दोनों क्योंकि एक्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। ह्यूमन जीनोम में क्या किया गया इस प्रोजेक्ट में, जो जीनोम था यानी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उनके अंदर देखा क्या सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का। इसको सीक्वेंस को नोट किया गया। जैसे कि सीक्वेंस को नोट करने का मतलब क्या है, ए के बाद क्या है, टी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंसिंग है, ए टी सी जी 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 टी ए। तो ये सीक्वेंसिंग है, ये पूरे डीएनए का सीक्वेंस किया गया, ठीक है। सपोज ये क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस ये बना रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट में, यानी काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, इसमें काफ़ी टाइम भी लगा। वो क्या है सारी बातें देखेंगे हम। ये देखो, स्टार्टेड इन 1990 एंड इट वाज 13 ईयर प्रोजेक्ट। 13 साल लगे थे बच्चों इसको पूरा करने में, और 13 साल लगे थे मतलब 2003 में ये कंप्लीट हुआ। बट एक और यहाँ ट्विस्ट है, कंप्लीट भी नहीं हुआ 2003 में। इसमें अभी भी सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कंप्लीटेड इन 2006, मई 2006 में क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कंप्लीट किया गया। अदरवाइज ये ख़त्म कर दिया था 2003 में, एक्सेप्ट क्रोमोसोम 1, राइट। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो इसके लिए भी देखेंगे हम। जैसा कि आप जानते हो एस्टिमेटेड बेसिस कितने होते हैं बच्चों, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। और एक्सपेंडिचर क्या है एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए, $3। तो कंप्लीट इन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने के लिए कितना खर्चा आया, 9 बिलियन बेस पेयर डॉलर्स, राइट। तो अगर इसको टोटल सीक्वेंस करके जब उन्होंने देखा, अगर हम एज्यूम करके चलें या उन्होंने बताया साइंटिस्ट ने कि ऐसे अगर सीक्वेंस करें तो कितनी बुक्स रिक्वायर होंगी बच्चों, वेरी अमेजिंग, 3300 बुक्स चाहिए होंगी उसको सीक्वेंस करने के लिए, जिसमें से हर एक बुक के अंदर 1000 पेज हों और हर एक पेज के अंदर 1000 लेटर हों। तो इसलिए ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। इट वाज नॉट जस्ट टास्क ऑफ 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, इट वाज द टास्क ऑफ मैनी ईयर्स। जैसा कि हमने अभी देखा 13 ईयर्स लगे, एंड इट वाज नॉट द टास्क ऑफ 1 साइंटिस्ट, टास्क ऑफ मैनी साइंटिस्ट, इवन मैनी कंट्रीज। तो ये भी देखेंगे हम कितने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब इसमें देखा ये इजी तो नहीं था ना, ये कैसे करते इसको। तो इसको फिर डाटा कलेक्ट किया गया इसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फॉर्म में, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन स्टोर एंड एक्सेस
स्टोर एक्सेस एंड एनालाइज द डाटा। तो इसको कंप्यूटर में सारा डाटा रखा गया। ये देखो यहाँ पे शो भी किया है कि ये इसका सेल ले लिया, सेल से क्रोमोसोम ले लिया, क्रोमोसोम से डीएनए लिया, फिर इसको कंप्लीट सीक्वेंस बना करके इसका डाटा कंप्यूटर में रखा। ठीक है, तो एक तरह से इसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, राइट। तो चलो अब देखें हम कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले जो इसको मतलब किसने कोऑर्डिनेट किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। आफ्टर दैट यूके की, यूएस तो था ही, यानी यूएस तो था ही, यूके की एक वेलकॉम ट्रस्ट अर्ली ईयर्स में इसका पार्टनर बनी, मेजर पार्टनर ऑफ दिस, यूएस के जो साइंटिस्ट थे उनका मेजर पार्टनर बनी कौन, वेलकम ट्रस्ट, राइट। फिर उसके बाद एडिशनल काम उन्होंने और भी कंट्रीज़ ने साथ दिया, जिसमें थे जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना। इन्होंने भी आगे जा कर के कंट्रीब्यूट किया बाद में, राइट। तो चलो हम देखते हैं है क्या और क्या क्या इसके गोल्स हैं। पहले हम गोल्स देखते हैं क्या है बच्चों, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। उन सब को आइडेंटिफाई करना जो ह्यूमन डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, ऐसा माना गया कि इतने जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन डिटर्मिन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। उनका सीक्वेंस, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद टी के बाद, मतलब जो भी है सीक्वेंस, जैसे ये है इसके बाद क्या, सपोज ये है तो इसके बाद क्या, सपोज ये है तो इसके बाद क्या, मतलब इस बेसिस का सीक्वेंस जानना ही ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है। देन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, then improve tools for data analysis, then transfer related technology to other sectors such as industries, then address the ethical, legal, social issues that may arise from project. इसको बोलते हैं LC. LC means ethical, legal, social issues. ठीक है, तो उनको एड्रेस करना, अगर कोई ये क्वेश्चन भी उठा दे इस प्रोजेक्ट के लिए तो इन इश्यूज़ को हैंडल करना, एथिकल बेसिस पर भी, लीगल बेसिस पर भी और सोशल बेसिस पर भी, राइट। तो ये आपको गोल्स की लिस्ट लर्न कर लेनी है। इसके बाद हम देखते हैं मेथडोलॉजी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेथडोलॉजी से भी पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन के बाद और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस किया गया। तो इसमें बच्चों देखो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स पूछे जा सकते हैं आपको, बैक्टीरिया, यीस्ट, सीनो रेबडिटीज एलिगेंस। तो इसको शॉर्ट में हम सी एलिगेंस भी लिख सकते हैं, सी एलिगेंस ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये है क्या, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड, इसको भी सीक्वेंस किया गया। उसके बाद ड्रोसोफिला, देन प्लांट्स में राइस एंड अरेबिडोप्सिस, ये 2 प्लांट्स को भी सीक्वेंस किया गया। अब हम देखेंगे मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में क्या किया है इसमें सबसे पहले ये देखो, इट इन्वॉल्व 2 अप्रोचेस। 2 अप्रोचेस क्यों, क्या है, जैसा कि हम पहले ये जान लेते हैं जब हमने पढ़ा था डीएनए, तो उसमें बच्चों कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, ये कोडिंग सीक्वेंस है, और ये वाइट वाला नॉन कोडिंग है, ये कोडिंग सीक्वेंस है। तो क्या ज़रूरी होता है, इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करना पड़ता है जब हम प्रोसेसिंग करते हैं आरएनए की, राइट, क्योंकि ये अपीयर नहीं होते, ये कोड नहीं करते, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। जैसा हमने पढ़ा भी था, मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो इंट्रोन्स का काम करते हैं, मतलब इंट्रोन्स बन जाते हैं ये जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, राइट। तो ये कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट है जो प्रोटीन को कोड करते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो एक अप्रोच तो ये थी कि टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पोर्शन, सिर्फ इनको कोड किया जाए, बाकी छोड़ दो। दूसरी अप्रोच थी टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए,
कोडिंग भी नॉन कोडिंग भी, दोनों सीक्वेंसेस को कोड किया जाए। सो इस अप्रोच को बोला गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस्ड टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस्ड टैग, EST। और इसको बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन, द कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंसेस को भी किया गया सीक्वेंस और नॉन कोडिंग को भी। ठीक है, अब एक और इशू आता है इसके अंदर, एक और बड़ा चैलेंज कि जब सीक्वेंस किया जाता है डीएनए को, अब पूरा का पूरा लंबा डीएनए तो कर नहीं सकते, पूरा का पूरा, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो उसको क्या किया, सबसे पहले क्या किया होगा, सेल से बाहर निकाल लिया, ये सेल है मान लिया, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये है, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा है, तो इसके बाद इसके फिर पीसीज कर लिए, ये मतलब ये सपोज ये डीएनए है तो इसके पीसीज कट कर लिए ऐसे। ये पूरा एक तुम्हारा चैप्टर है अभी नेक्स्ट उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो इनकी पीसीज कर लिए, कैसे किए, क्या क्या किसकी हेल्प से किए, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। पहले हमने डीएनए आइसोलेट किया, फिर उसके बाद हमने कट किया, फिर उसके बाद ये अब कट पीसीज को भी, अब इनमें से कोई बीच में से एक गुम हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने उसको क्लोन कर लिया, मतलब कॉपीज़ बना ली, ताकि एक गुम भी हो जाए तो दूसरे को सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कॉपीज़ बनाने के लिए होस्ट सेल के अंदर डाला। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए उनको वेक्टर की ज़रूरत पड़ी, जिसमें से 2 वेक्टर लिए, एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ किया गया या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ किया गया। इसके ऊपर डीएनए को इसके साथ टैग करके इसमें फिर होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, ताकि आगे इसकी कॉपीज़ बन जाएं, फिर हमें इजी हो जाए उसका सीक्वेंस करना। राइट, तो चलो अब हम आगे देखते हैं इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीनोम, ह्यूमन जीनोम। सेलिएंट फीचर्स देखेंगे बच्चों, वही लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं। चलो, सम ऑफ द सेलिएंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। बच्चों इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, ये वाले पोर्शन को। 1 मिनट कंप्लीट दिखा देती हूँ मैं। चलो, एक तो ये कि ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 बिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, मिलियन बेस पेयर्स, इतने बेस पेयर्स होते हैं। दूसरा, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, बट साइज वेरी कर सकता है। इसमें लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है डिस्ट्रोफिन। ठीक है, 2.4 मिलियन बेसिस वाला है ये, 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं डिस्ट्रोफिन में। देन टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000, जो कि जो एस्टिमेटेड था पहले से उससे बहुत कम है। ये एस्टिमेटेड था कितना, 80,000 to 1,40,000। ऑलमोस्ट ऑल nucleotides means 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people। मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है, सारे बंदे अलग अलग दिखते हैं। मतलब जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ 0.1% डिफरेंस है। राइट, एंड फंक्शंस आर नोन फॉर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। मतलब 50% डिस्कवर्ड जीन्स, 50% टोटल डिस्कवर्ड जीन्स का 50% का फंक्शन ही नोन है, अदरवाइज अननोन है। इतना, इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% का नोन है। राइट, तो मोर देन 50% का तो पता भी नहीं है क्या फंक्शन है। ठीक है, देन लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। कितना बड़ा हिस्सा इसमें कोड ही नहीं करता बच्चों, पर उसका भी बेनिफिट है। उसमें क्या बेनिफिट है, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, जो कोड नहीं करते, और वो रिपीटेड सीक्वेंस हैं, वो डीएनए के वो स्ट्रेचेस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं
100 टाइम भी हो सकते हैं, 1000 टाइम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस में बोलती हूँ ACTT, तो ये ACTT कितनी बार रिपीट होगा, दैट मैटर्स, मतलब दैट मेक्स द ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट, right? Sometimes 100 to thousands. And they are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. Right? Now, एक और बहुत ही important बात बताने जा रही हूँ। क्रोमोसोम 1 has most genes, यानी 2968, and chromosome Y has fewest gene, यानी 231 only. अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो क्या है देखो। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, बच्चों ध्यान रहे, 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस, मतलब SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है ये देखेंगे, अकर इन ह्यूमंस, राइट। और इसने बहुत ही एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया क्रोमोसोमल लोकेशंस की फाइंडिंग्स में, डिजीज़ एसोसिएटेड सीक्वेंसेस में, इनमें काफ़ी रेवोल्यूशनरी काम किया ताकि ह्यूमन हिस्ट्री की ट्रेसिंग हो। देखो सपोज़ ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिफरेंट क्रोमोसोम, ये मैंने डिफरेंट बंदों के क्रोमोसोम बना दिए। सपोज़ यहाँ पर ये एक लोकेशन ऐसी है, ये सेम लोकेशन पर 3 बंदों के हैं, मान लिया ये तीन बंदों के नाम हैं, ठीक है। इन लोकेशन पर जो ये सीक्वेंस है, सपोज़ ये है, ये सीक्वेंस है क्रोमोसोम का, तो यहाँ इन तीनों में यही होना चाहिए। बट यहाँ अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो जो ये वाला है, ये वाला एक, इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड तीनों में डिफरेंट होगा। यानी यहाँ अगर C है, क्या पता यहाँ G हो, क्या पता यहाँ T हो, बाकी सारा सेम। यानी यहाँ पर होगा TAGTG और यहाँ पर होगा TATTG। तो ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही न्यूक्लियोटाइड का तीनों लोकेशन, सेम लोकेशन में क्रोमोसोम की, सेम क्रोमोसोम के अंदर सेम लोकेशन पे, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। दैट क्रिएटेड रेवोल्यूशन टू नो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग chromosomal location for disease related sequences and tracing human history, right? Thank you.